हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आप लोग की बिजनेस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लेक्चर्स चल रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था जो हमारा अदत्त विक्रेता होता है उसके क्या राइट्स होते हैं। तो उसमें हमने गृह अधिकार तक पढ़ लिया था। उसी के आगे से हम इसमें पढ़ेंगे। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो उसके अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो एक तो होता है आपका गृह अधिकार, दूसरा हो जाता है जब ट्रांसपोर्ट पर, यानी कि हमने भेज दिया है यहाँ से माल, तो वहां पर माल को हम मार्ग में रोक सकते हैं। तो उससे रिलेटेड क्या राइट्स होते हैं वो देख लेते हैं कि यदि माल का क्रेता दिवालिया हो जाता, दिवालिया होने का मतलब ये होता है इंसॉल्वेंट होना या बैंकरप्ट होना, कि जब जो भी आपके पास एसेट्स हैं वो बहुत कम रह गई हैं, आपकी लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा हो गई हैं, या एसेट इस तरह से कि पूरी तरह समाप्त हो गई हैं, लाइबिलिटीज इतनी ज्यादा हो गई कि उसका भुगतान पेमेंट नहीं किया जा सकता, तो वहां पर व्यक्ति क्या हो जाता है, दिवालिया या फिर इंसॉल्वेंट कहलाता है। तो यहाँ पर जो क्रेता है जिसने परचेज किया है सामान को, माल को, वो दिवालिया हो गया है। तो वहां पर अदत्त विक्रेता जिसके अधिकार से माल निकल गया है, माल को मार्ग में रोक सकता है, और जब तक माल मार्ग में है वह माल को अपने अधिकार में ले सकता है, और जब तक उसे मूल्य ना चुकाया अथवा मूल्य प्रस्तुत ना किया जाए तब तक वह उसे रोक के रख सकता है। यानी कि क्या कह रहा है कि एक बार अपने हमने कहीं ट्रांसपोर्ट पर भेज दिया दूसरे व्यक्ति को, अपना जो भी माल था उसने खरीदा था हमसे, लेकिन हमें पेमेंट नहीं मिला, तो हम रास्ते में ही उस माल को रोक सकते हैं और तब तक अपने पास रोक कर रख सकते हैं जब तक कि पेमेंट हमें रिसीव नहीं हो जाएगा। तो ये हो जाता है माल को मार्ग में रोकने का अधिकार। अब इसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं वो देख लेते हैं कि जब माल अदत्त विक्रेता के अधिकार में ना हो, जब क्रेता दिवालिया हो चुका हो। अधिकार के अंत में ना हो का मतलब ये होता है कि उसके अधिकार से जा चुका है, उसने जो है दूसरे व्यक्ति को भेज दिया है, अब वो रास्ते में है, अब उसके अधिकार से वो माल जा चुका है, तो वो उस दशा में ही माल को मार्ग में रोका हुआ माना जाता है। जब माल मार्ग में हो, क्रेता के दिवालिया होने की सूचना अदत्त विक्रेता को प्राप्त हो गई हो, अदत्त विक्रेता ने माल पृथक कर दिया हो, अर्थात माल क्रेता को पहुंचाने के लिए भेज दिया गया हो, या फिर जब अदत्त विक्रेता का माल को मार्ग में रोकने का अधिकार इस अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम द्वारा समाप्त ना हुआ हो, जब विक्रेता को माल का संपूर्ण मूल्य ना मिला हो। तो ये वो कंडीशंस होती हैं जब रास्ते में ही माल को मार्ग में रोकने का अधिकार एक अदत्त विक्रेता का होता है। चलिए अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है गृह अधिकार और माल को मार्ग में रोकने पर, क्योंकि काफी कंफ्यूजन हो रही होगी आपको दोनों पॉइंट्स में, तो इसमें डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो एक तो हो जाएगा किस बेसिस पे है, फिर गृह अधिकार लीन हो जाएगा, माल को मार्ग में रोकने का अधिकार, स्टॉपेजेस इन ट्रांजिट। तो पहला है तो डिफिनेशन। तो गृह अधिकार का मतलब क्या होता है, माल को अपने पास रोकना, और उसका अर्थ क्या हो जाता है, माल को वाहक के माध्यम से पुनः प्राप्त करना यदि विक्रेता के हाथ से निकल गया हो, किंतु क्रेता के पास ना पहुंचा, यानी कि जिसको रिसीव करना है, जिसने परचेज किया उस तक नहीं पहुंचा है लेकिन आपके पास से जा चुका है, तो आप किसी के थ्रू, किसी के जरिए ही उस चीज को रोक सकते हैं। तो आप बीच में ही जब आप उस माल को मार्ग में ही रोक लेते हैं तो उसे स्टॉपेजेस इन ट्रांजिट कहते हैं। प्रयोग में रहेगा, गृह अधिकार का प्रयोग क्रेता द्वारा भुगतान न करने की दशा में अदत्त विक्रेता द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पर मेनली दोनों में डिफरेंस को समझिएगा कि गृह अधिकार का यूज तब कब किया जाएगा, जब जो अनपेड सेलर है वो, जब जो क्रेता है वो भुगतान नहीं कर रहा होगा तब, और माल को मार्ग में कब रोका जाता है, जब ये सूचना मिल जाए कि जो क्रेता है, जो परचेज कर रहा है, बायर है, वो दिवालिया हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, तब उसको माल को बीच में ही रोक सकता है। तीसरा पॉइंट है माल का अधिकार। इसका उपयोग उसी समय किया जा सकता है जबकि माल अदत्त विक्रेता के वास्तविक या रचनात्मक अधिकार में होता है। डिफरेंस दोनों में समझिएगा, गृह अधिकार में माल पर अधिकार होता है, लेकिन जो आपका मार्ग में रोकने का अधिकार है वहां पर उस कंडीशन में जो विक्रेता होता है उसके अधिकार से माल जो होता है वो निकल चुका होता है, लेकिन क्रेता के पास पहुंचा नहीं होता है। उद्देश्य में क्या रहेगा, इसका उद्देश्य माल को तब तक रोक रखना है जब तक कि विक्रेता उसका भुगतान नहीं कर देता, और यहाँ पर माल को मार्ग में रोकने का उद्देश्य माल को पुनः अधिकार में लेना होता है। पांचवा पॉइंट है समाप्ति पर अधिकार, राइट ऑन टर्मिनेशन। ग्रहणाधिकार के समाप्त होने पर माल के विरुद्ध विक्रेता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, लेकिन माल को मार्ग में रोक लेने पर माल विक्रेता के अधिकार में आ जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा दोनों के बीच में डिफरेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो रहा है तो वहां पर इसको पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोनों में क्या डिफरेंस होता है।
फिर आ जाता है दूसरा पॉइंट, माल को पुनः बेचने का अधिकार, राइट ऑफ रीसेल। इसमें क्या कंडीशन दे रखी है कि कब जो माल है उसको दोबारा से रीसेल कर सकता है जो विक्रेता है वो, कि जब अदत्त विक्रेता जिसने ग्रहणाधिकार अथवा मार्ग में रोकने के अधिकार का प्रयोग कर लिया हो, माल का पुनः विक्रय करता है तथा मूल क्रेता को इसकी सूचना न दी गई हो, तो भी क्रेता को मूल क्रेता के विरुद्ध अच्छा अधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसने अपने पास रोक कर रखा था और या फिर माल को मार्ग में रोका था, उसके बाद वो वापस से उसके अधिकार में आ गया है जो सेलर है उसके, अब वो किसी दूसरे जो क्रेता है, कोई दूसरा बायर है उसको सेल किए दे रहा, उसको बेचे दे रहा, तो वहां पर भी उसका जो विक्रेता है उसका राइट ज्यादा होता है। जैसे कि फर्स्ट वाला एग्जांपल जो हमने देखा था, यहाँ पर 1000 का जो भुगतान किया गया था, पेमेंट किया गया था चेक से, लेकिन वहां पर वो चेक जो था डिसऑनर हो गया था, तो बी जो था उसको ये पूरा राइट है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति को, सी को, उस माल को बेच सकता है, सेल कर सकता है, और यहाँ पर बी का राइट ज्यादा अच्छा माना जाएगा ए से, क्योंकि ए जो था उसने पेमेंट पूरी तरह से नहीं कर पाया था, इसलिए यही बात ये आपका फर्स्ट पॉइंट कह रहा है। सेकंड में, जब माल शीघ्र नष्ट होने वाली प्रकृति का है अथवा अदत्त विक्रेता जिसने ग्रहाधिकार अथवा माल में रोकने के अधिकार का प्रयोग कर लिया है, क्रेता को पुनः बेचने की आशय की सूचना दे देता है, तो अदत्त विक्रेता यदि क्रेता को उचित समय के अंदर माल का मूल्य नहीं चुकाता है अथवा प्रस्तुत नहीं करता है, तो पुनः माल को बेच सकता है। यानी कि कोई ऐसी चीज है जो कि जल्दी खराब हो जाती है, तो वहां पर जो विक्रेता है, अदत्त विक्रेता, वो क्रेता को ये सूचना दे देता है कि आप पेमेंट कर दीजिए, अदरवाइज हम किसी और को इस सामान को बेच देंगे, वरना ये खराब हो जाएगा। तो अगर क्रेता कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो वहां पर विक्रेता जो होगा वो किसी दूसरे व्यक्ति को उस माल को बेच सकता है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जहां विक्रेता क्रेता द्वारा त्रुटि किए जाने पर स्पष्ट रूप से माल के पुनः विक्रय का अधिकार अपने हाथों में सुरक्षित रखता है और क्रेता के द्वारा त्रुटि किए जाने पर माल का विक्रय करता है। यानी कि तब तक उसके पास सुरक्षित रहेगा जब तक कि क्रेता जो होगा वो कोई त्रुटि नहीं कर रहा है। अगर त्रुटि कर देगा तो वहां पर वो माल को दोबारा विक्रय कर सकता है। नेक्स्ट है कि माल का पुनः विक्रय करना अथवा ना करना, यह बात पूर्णतः अदत्त विक्रेता की इच्छा पर निर्भर करती है। यानी कि वो चाहे तो बेच सकता है अदत्त विक्रेता, ना चाहे तो ना बेचे। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, यदि माल का स्वामित्व क्रेता के पास हस्तांतरित ना हुआ हो तो अदत्त विक्रेता को उपरोक्त अधिकारों के अतिरिक्त माल की सुपुर्द की रोक लेने का अधिकार भी प्राप्त होता है। जो क्रेता के पास स्वामित्व चले जाने की स्थिति में उसकी ग्रह अधिकार तथा मार्ग में रोक रखने के अधिकार की भांति वो एक्सटेंसिव यानी कि सहविस्तृत होता है। तो ये हो जाते हैं माल को बेचने पुनः बेचने के, रीसेल करने के। तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि ग्रहणाधिकार क्या है, माल को जो मार्ग में रोका जा रहा था उसका मतलब क्या है, और साथ ही माल को पुनः बेचने का मीन क्या है या उसके राइट्स क्या होते हैं अनपेड सेलर के। तभी क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसमें जो इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं वो ज्यादा मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे या आ सकते हैं, इसलिए वो आपको पढ़ना, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है, सब कुछ एग्जाम में आपके नहीं पूछा जाता, कुछ ही चीजें पूछी जाती हैं, बार बार रिपीट होती हैं, तो उन चीजों को अच्छे से समझ लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना डिटेल में पढ़ते जाइएगा कोई मतलब नहीं है, चीजें वही पढ़िए जो आपकी एग्जाम में पूछी जाने वाली है। अब यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट है, नीलाम द्वारा विक्रय, सेल बाय ऑक्शन। क्या होता है नीलामी, ये देखते हैं। मीनिंग ऑफ सेल बाय ऑक्शन। नीलाम द्वारा विक्रय सार्वजनिक विक्रय का वह स्वरूप है जिसके अंतर्गत सबसे ऊंची बोली लगाने वाले का माल का विक्रय किया जाता है। आपने टीवी में देखा होगा, वैसे तो सामने से नहीं देखा होगा, शायद किसी ने देखा हो, कमेंट करिए अगर आपने कभी देखा है ऑक्शन होते हुए। फिल्मों में आपने टीवी में देखा होगा, तो वहां पर क्या रहता है कि बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं, कोई एक आदमी होता है, कोई घर है या कोई भी प्रॉपर्टी होती है, उसको बोली उसकी लगाई जा रही होती है, उसकी बिडिंग की जा रही होती है, जिसकी सबसे ज्यादा बोली होती है उसी पर फाइनल लॉक कर दिया जाता है। धीरे धीरे बोली बढ़ती रहती है और उसके बाद जिसकी फाइनल बोली होती है 3 बार उससे तो पूछा जाता है, और जो फाइनल हो जाती है तो एक बार जो उसके हाथ में हैमर होता है उसको वो नीचे पटक करके क्या करते हैं, फाइनल कर देते हैं कि ये चीज प्रॉपर्टी उसकी ही है। ऑक्शन तभी कंप्लीट माना जाता है जब वो हैमर जो उनके हाथ में हथौड़ा जो होता है उसको वो लोग पटकते हैं, तभी वो कंप्लीट माना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कब नीलाम द्वारा विक्रय कंप्लीट माना जाता है, तो आंसर इसका यही होता है कि जब हैमर को वो पटका जाता है नीचे, तभी वो कंप्लीट माना जाता है। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि नीलाम द्वारा विक्रय जब सार्वजनिक विक्रय का स्वरूप है। हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रस्ताव में पढ़ा होगा कि कुछ प्रस्ताव ऐसे होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति को किए जा रहे हैं, कुछ सामान्य जर्नल होते हैं जो सभी के लिए होते हैं, सार्वजनिक होते हैं,
तो जो नीलाम किया जा रहा था, ऑक्शन जो होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी पेपर में होती है, निकलती है, तो वहां पर सार्वजनिक होता है, कोई भी उसमें हिस्सा ले सकता है, जिसके अंतर्गत सबसे ऊंची बोली लगाने वाले का माल का विक्रय, जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसको ही उस सामान को बेच दिया जाता है। इसके क्या नियम है? जब माल विक्रय के लिए अनेक ढेर लॉट में रखा जाता है तो प्रत्येक ढेर का विक्रय एक पृथक अनुबंध की विषय वस्तु समझी जाएगी। दूसरा पॉइंट है, विक्रय उस समय पूर्ण हो जाता है जब नीलाम करता हथौड़े की चोट से अथवा किसी अन्य प्रचलित तरीके से उसका पूर्ण होना घोषित कर देता है। यही बात में भी मैंने आप लोग को बताई थी कि कब कंप्लीट होता है, जब हथौड़े की चोट से या फिर कोई और उसी तरह की चीज जो रखी गई है उससे वो पूर्ण होना घोषित करेगा तब। थर्ड पॉइंट है, बोली बोलने का अधिकार स्पष्ट रूप से विक्रेता अथवा उसकी ओर से अन्य किसी के द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है, और यदि ऐसा अधिकार सुरक्षित रखा गया हो तो विक्रेता अथवा उसकी ओर से अन्य कोई व्यक्ति दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार बोली बोल सकता है। फोर्थ है, यदि विक्रेता की ओर से बोली बोलने के अधिकार की सूचना नहीं दी गई हो तो विक्रेता द्वारा स्वयं बोली बोलना अथवा उसके द्वारा इस कार्य के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाना अवैध होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले से उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि जो बाई करना चाहता है वो खुद बोली ना लगा करके अपने किसी प्रॉक्सी को या एजेंट को भेजना चाहता है, तो इसकी पहले वैसे वो ऐसा कर सकता है इस तरह की उसको मिली हुई है सीधा, लेकिन इसकी सूचना इन्फॉर्मेशन पहले से देनी पड़ती है। पांचवा पॉइंट है, विक्रय किसी आरक्षित रिजर्व अथवा नियत मूल्य अपसेट प्राइस के अंतर्गत सूचित किया जा सकता है। यदि विक्रेता मूल्य को बढ़ाने के उद्देश्य से बनावटी प्रिटेंडेड बिडिंग का प्रयोग करे तो विक्रेता की इच्छा पर व्यर्थ नहीं होता। यानी कि अगर सिर्फ मूल्य बढ़ाने के लिए कि कोई व्यक्ति लेना चाह रहा है, आप ये बात जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जितना भी हम मूल्य बढ़ाते जाएंगे लेकिन वो लेगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति सिर्फ इसलिए वहां पर बिडिंग कर रहा है जिससे कि बोली ऊपर बढ़ती जाए, ऊंची होती जाए, तो वहां पर इसे क्या माना जाता है? वाइडेबल हो जाता है, व्यर्थ नहीं माना जाता है। तो ये हो जाते हैं जो नीलाम द्वारा विक्रय है उससे रिलेटेड कुछ नियम। आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सारे बहुत ईजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिर आ जाता है नीलाम द्वारा विक्रय में अन्य महत्वपूर्ण नियम, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। पहला है, गलती से आरक्षित मूल्य से कम पर माल का विक्रय करने पर नीलाम करता है यदि गलती से आरक्षित या निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर नीलाम समाप्त कर देता है तो अधिकतम बोली लगाने वाले को माल की सुपुर्दगी देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि जो बिडिंग लगाई गई है, अगर वो देख रहा है व्यक्ति कि जितने की वस्तु है उससे कम की बिडिंग लगी है, तो वहां पर वो इस तरह से फाउंडेशन उस पर नहीं होती कि उसे विक्रय करना ही करना है। दूसरा पॉइंट है, यदि विक्रेता को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से कई क्रेता द्वारा मिलकर बोली लगाने पर नीलामकर्ता विक्रय को निरस्त कर सकता है। यानी कि सिर्फ कम मूल्य देना पड़े इसलिए लोग बोली बढ़ा ही नहीं रहे, आपस में ग्रुप ऐसा बना लिया उन्होंने, वो बोली को ऊपर ले जा ही नहीं रहे, तो वहां पर फाउंडेशन नहीं है सामने वाले व्यक्ति पर कि वो बेचे ही अपनी वस्तु को। थर्ड पॉइंट है, विक्रेता चाहे तो पहले से ही बोली लगाने का अधिकार सुरक्षित रख सकता है, किंतु शर्त यह है कि उसने एक बोली लगाई हो। यदि वह एक से अधिक बोली लगाए तो उसका मंतव्य अपने हित को सुरक्षित करना नहीं है बल्कि उसका मूल्य बढ़ाना है, जो कि कपट है। यानी कि जो विक्रेता है वो खुद भी उसमें शामिल हो सकता है, लेकिन वहां पर खुद जब शामिल हो रहा होता है, मोस्टली जो नीलामी की जाती है, जैसे कि बैंक से लोन लिया किसी व्यक्ति ने, तो वहां पर बैंक ऐसा तो लोन नहीं देता, आपको घर के हैं या फिर प्रॉपर्टी के अपने कागज रखने पड़ते हैं, तो उसके बेसिस पर ही लोन मिलता है। तो वहां पर अगर आपने लोन का पेमेंट सही टाइम पर नहीं कर पाए, कई बार आपको कॉल दी गई लेकिन आप नहीं कर पाए, तो वहां पर जो भी संपत्ति आपने रखी होती है तो बैंक क्या करता है, उसकी नीलामी करता है और उससे अपना पेमेंट जो भी होता है वो ले लेता है। तो वहां पर जो घर क्योंकि आपका है तो आप भी उस बोली में शामिल हो सकते हैं। तो वहां पर यही बात ये कह रहा है कि अधिकार अपना सुरक्षित रख सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि एक बोली वो स्टार्टिंग में लगाता है और एक से अधिक अगर वो बोली लगा रहा है तो उसका मंतव्य यानी कि ये माना जाएगा कि अपने हित की सुरक्षा करना नहीं है, वो सिर्फ कपट कर रहा है, वो चाह रहा है कि मूल्य बढ़ जाए, क्योंकि ऑलरेडी उसे चीज पता है कि कितना वैल्यू उसकी होनी चाहिए। तो ये सारी हो जाती हैं वो महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट रूल्स जो ऑक्शन को लेकर नीलामी को लेकर होते हैं। अब आ जाता है नॉकआउट समझौता। अच्छा पॉइंट है ये नॉकआउट समझौता। देखते हैं नॉकआउट समझौता क्या होगा। इससे आशय क्या है, बोली बोलने वाले व्यक्तियों के बीच एक ऐसे पारस्परिक समझौते से है जिसके द्वारा वह एक दूसरे के विरुद्ध बोली बोलने से अपने आप को विरत रखते हैं तथा इस प्रकार तय की गई वस्तु को परस्पर बांटने का समझौता करते हैं। नॉकआउट समझौता यदि किसी तीसरे पक्षकार को धोखा देने की दृष्टि से नहीं किया गया तो वैध है। विक्रेता ऐसे समझौते से अपने हितों को बचाने के लिए निम्नतम मूल्य का निर्धारण कर सकता है।
वही चीज जो यहाँ पर कंडीशंस कही गई थी कि अगर एक ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बना करके वो लोग बिल्डिंग को ऊपर नहीं बढ़ा रहे हैं, कम ही रख रहे हैं, तो क्या करें, एक तरह से फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर वो फ्रॉड करने के पर्पज से ऐसा कर रहे हैं तो क्या नाकौर समझौता जो हो जाता है वो पूरी तरह से अवैध माना जाता है, व्यर्थ नहीं हो जाता है। लेकिन अगर बिल्डिंग को बढ़ाना मतलब बिल्डिंग को कम रखना उनका उद्देश्य नहीं है, वो मिल करके किसी वस्तु को लेना चाहते हैं, हो सकता है उनके पास इतना ना हो कि सब अलग अलग ले सकें, इसलिए वो मिल करके जो एक साथ बोली लगाना चाह रहे हैं, जिससे कि कम पर उनको वस्तु मिल जाए, तो वहाँ पर वो वैध भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा कि जो विक्रेता होगा वो एक मिनिमम प्राइस सेट कर देगा कि इससे नीचे वो नहीं बेचेगा। तो यहाँ पर वो क्या होगा, इस तरह के फ्रॉड से बच सकता है। इसको ही नाकआउट समझौता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। शॉर्ट में अक्सर इस क्वेश्चन को भी पूछ लिया जाता है कि नॉकआउट समझौता क्या होता है, वहां पर आपको याद नहीं आएगा कि ये क्या है, तो उसको अलग से लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि नीलाम द्वारा विक्रय में गर्भित आश्वासन क्या है। इम्प्लाइड वारंटी इन सेल बाय ऑक्शन। अगर नीलाम के द्वारा विक्रय कर रहे हैं तो वहां पर गर्भित आश्वासन या वारंटी क्या रहती है, मतलब वो चीज डायरेक्टली कही नहीं जा रही है, फिर भी आपके उस अनुबंध में मानी जाएगी। क्या है, नीलामकर्ता वस्तु विक्रय का वैधानिक अधिकार रखता है। नीलामकर्ता वास्तविक स्वामी के अधिकार में दोष से अनभिज्ञ है, और या फिर क्रेता मूल्य के बदले में माल पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लेगा। नीलामकर्ता कौन है, जैसे कि अभी बैंक के बारे में मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में, तो बैंक हो जाता है जो कि ऑक्शन कर रहा है, जो कि नीलामी करवा रहा है, लेकिन जिसका घर है एक्चुअल में तो सेलर वो है ना, और जो खरीद रहा है वो बायर हो जाएगा। नीलामकर्ता कौन होगा, जिसके पास वो प्रॉपर्टी के स्टैम्प पर अधिकार है, इस तरह से कह सकते हैं कि बेचने का, तो वो हो जाता है बैंक, जैसे कि अभी एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। तो यहाँ पर ये गर्भित अधिकार हो जाते हैं उसके। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे पॉइंट्स इसको समझ में आ गया होंगे। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट इसका चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स ऑफ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।